साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबल असां उड़वे जाना सैडी लंबी उडारी वे बाबल केरे देश जाना साडा चिड़ियां दा चंबा वे असां उड़वे जाना। 8th क्लास के अंदर पोएम थी, उसकी एक पोएम की कुछ लाइनें अब तक भी मुझे याद है। रघुकुल कमल दिवाकर गुणी थी, अंतरंग शोभा के धाम, कौन वही जिनको जपता है अब तक सारा जग श्री राम। भाजी मेरे को बड़े किस्से सुने थे डेरा इस्माइल खान दे। वहाँ ये था बड़ा गेट था। सारा डेरा बहुत सुंदर होता है। बड़ी अच्छी बात बताऊंगी। वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मेरे घर आते थे, भाटिया जी आप आगे तो काम चलेगा। हमारे वहाँ रामलीला भी हुआ करती थी, दशहरा हम लोग मनाते थे, भगवान श्री राम की सवारी निकालना, रावण का पुतला का दहन करना। रिश्ता पक्का हो गया, 15 दिन में हमारी शादी हो गई। इतना भाईचारा था, किसी एक पे कष्ट आया है तो सब लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो कहती भेड़ी था है भार लगी तक जो भी बोली। साडी गलिया माया तेन कुत्ते पवावांगे, कल वाली छोटी दा तेन मजा चखावांगे। तो मैं बहू जी को पूछता ऐसे लोग क्यों आ गए डेरा इस्माइल खान छोड़ के, तो बहू जी मैं को बहु कहानियां दसते हैं। वो नारे लेने पाकिस्तान बनेगा आप भाग जाओ। अप्रैल के महीने जो उन्होंने उन्हें आग लगा रही थी, 1.5 महीना पड़े रहे, मार काट देखी हमने। अगर सपोज रास्ते में मारे कुछ हो तो मेरी बेटियों को बोलो। तो उनको कार में नीचे लिटा के रात में एयरपोर्ट पे छोड़ा। एक रात में किसी व्यक्ति की जर जमीन खत्म हो जाए तो वो उसकी क्या हालत होगी। डैडी पूरी दुकाना धन दौलत रह गया। इतना जयपुर बहु मेहनत की थी कपड़े पे, मतलब साइकिलों पे उन्होंने कपड़ा बेचा गली गली। ईश्वरी ऐसे कृपा रहे कि हम फिर आबाद हो गए, फिर सब्ज हो गए, फिर ग्रीन हो गए। ये बड़ी प्रसन्नता यही है। दिल्ली के अंदर एक तो चौराहा था, इस चौराहे के अंदर डेरा इस्माइल खान है, ये भी दरियाए सिंधु इंडस नदी के किनारे पर ये बसा हुआ है। मुगलों के राज में वहाँ की जो वैसी कम्युनिटी हैं जिन्हें ट्राइब्स कहा जाता है, ये लोग पहाड़ों पर रहा करते थे और आकर के आसपास छोटे छोटे गांवों में लूटपाट किया करते थे। वही लोग वहाँ से ट्रेवल करके और इंडस रिवर के बिल्कुल किनारे पर आकर के उन्होंने डेरा बसाया। इसका नाम वहाँ डेरा, जो इस्माइल थे वो उन्होंने उसकी बसावट की। उसने अपने तीनों बेटों के नाम पे अलग अलग नाम दे दिए। एक डेरा इस्माइल खान दे दिया, एक डेरा गाजी खान दे दिया और एक डेरा को तीसरा वो दे दिया। वो समय के अनुसार में बहुत बड़ा वो शहर बनता गया, लेकिन वो 1700 के आसपास फिर इतना भयंकर बाढ़ आया कि वो समाप्त हो गया वहाँ से। फिर उसके बाद में करीब 60 सालों के बाद में जो वर्तमान में डेरा इस्माइल खान है वो पुरातन जगह से करीब 70-80 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। हमारा जो डेरा इस्माइल खान है अफगानिस्तान के बॉर्डर से 300-350 किलोमीटर। क्योंकि डेरा इस्माइल खान एक सराय थी, वहाँ अफगान जो है वो लोग अपना सामान लेके आते थे, वो वहाँ से इंडिया आता था और इंडिया से कपड़ा और कुछ स्पाइसेस वहाँ के ट्रेडर वहाँ से ले जाते थे। हमारे वहाँ का जो पहनावा है साहब, सलवार पहनते हैं, कमीज पहनते हैं, सिर पर पुल्ला लगाते हैं, पगड़ी बांधते हैं। वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह जी के टाइम पे वो मुगलों पर जब हमला किया करते थे तो उनके जो सेनापति थे वो नलवा जी थे। नलवा जी का एक सिद्धांत था लाइफ का कि वो औरतों के ऊपर जुल्म नहीं करते थे। तो वो वहाँ के मुसलमान जो हैं, जो कबायली लोग हैं, वो बचने के लिए क्या करते थे कि साहब वो कभी भी आकर के नलवा हमको मार जाएगा, सलवार पहन लो। तो महिला पर वो तीर नहीं चलाएंगे, बंदूक नहीं चलाएंगे। तो इस वजह से अपने जीवन के बचाव के लिए वहाँ का जो पहनावा है वो सलवार हो गया। हम लोग वहाँ के निवासी थे और हमारे जो पुरखे थे, बुजुर्ग लोग थे, उनका वहाँ पर खेती बाड़ी भी थी और व्यापार भी किया करते थे। सब लोग एक तो बड़ा मिलजुल के रहते थे, आपस में इतना भाईचारा था कि कुछ पूछो नहीं। लोग एक दूसरे के साथ बैठ के रोटियां खाना, सब्जियां एक दूसरे से आदान प्रदान करना, ये सब। दूसरा वहाँ कोई दरिया था, तो वहाँ पर सिंध दरिया बहता था। तो ये हमारे फादर ये बताते हैं कि जब हम लोग खाली होते थे
दुकान से भी भागते थे तो हम लोग बस दरिया में कूद जाया करते थे। और वहाँ पापा जी इतने वेल ऑफ थे, इतने वेल ऑफ थे, चांदी की कुर्सियाँ थी उनके घर में। और मेरे पापा जी लाहौर में डीएवी कॉलेज में अपनी बग्गी में बैठ के पढ़ने जाया करते थे। तो फादर तो हमेशा ये कहते थे, मैं तो यतीम था, बिकॉज ही वॉज वेरी गुड इन स्टडीज़। तो प्रोया विलेज में उन्होंने टॉप किया। तो इन द मीन टाइम सेकेंड वर्ल्ड वॉर का वो हुआ और उसमें कुछ पोस्ट एडवर्टाइज हुई। तो फादर को किसी ने बताया, तो फादर ने कहा कि हाँ मतलब मैं जाऊँगा उसमें। वहीं पर जो है हमको लाइसेंस मिला हुआ था कपड़े का, तो कपड़ा हमको मिलता था, हम वो बेचते थे, पैदा होता था अच्छा खासा, बहुत पैसे वाले थे हम। 3 महीने काम होता था, पठान लोग आते थे, वो कपड़ा लेते थे और वो खजूर वगैरह या सूखा मेवा बेच जाते थे। डेरे में जब वो आते थे पठान वगैरह, तो उनको जब बिठाया जाता था उसके अंदर, तो उनके बर्तन जो होते थे उनको अलग रख दिया जाता था। हमारी मदर ये बताती हैं कि जब वो घर में आई शादी होके तो घूंघट, और बहुत बड़ा घर था, बड़ा सा आंगन, और आंगन में ही बैठना पड़ता था घूंघट करके। और ये बाहर सामान बेचने वाले, फल बेचने वाले, फालसे बेचने वाले तो निकलते थे, तो ये लोग हाथ बढ़ा के लेते थे, मतलब अपना चेहरा नहीं दिखाना होता था। हिंदू मुस्लिम अलग अलग जरूर थे, परंतु हिंदू मुस्लिम एक एंटागोनिस्टिक नहीं थे। कहते जब रामलीला होती थी तो जो सेना बनती थी उसमें मुस्लिम बच्चे भी बहुत हुआ करते थे। विशेष रूप से बैसाखी और दशहरा ये हम लोग बड़े धूमधाम से मनाए जाते थे। दशहरे के लिए रावण जो था पहले नदी के किनारे बनता था। लोग सुबह सुबह उठ के जाते थे, रावण को मत्था टेकते थे, क्योंकि रावण भी तो ब्राह्मण ही था ना। फिर वो रावण जो था हमारे स्कूल के पास के मैदान में लाया जाता था, फिर शाम को उसे नीला लगता जलाया जाता था। और बैसाखी पर तो हमारा ये था कि कपड़े ही नए हमको। जो ओल्ड लेडीज थी वो लहंगा चोली पहनती थी, जब तक मदर बड़ी होंगी तो कहती हम तो सलवार कमीज ही पहना करते थे। बोशकी कुछ ऐसा बोलती थी वो पहनते थे, और उन चुन्नियों के ऊपर जो वो काम करती थी वो उसके ऊपर तिल्ला लगाया करती थी। और जेंट्स जो किए हैं वो बांधते थे कुल्ला, वो टोपी होती है उसके चारों तरफ फिर वो लोग वो बांधते हैं। तो ये उनकी मेन ड्रेस हुआ करती थी। ये चादर है जो मैंने बिफोर मैरिज बनाई थी, और हमारी मदर ने, भाभी ने हमें ये सिखाया था। इसको क्रॉस स्टिच कहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान में ये बनाई होंगी तो आगे हमें भी सिखाया। तो ऐसी मैंने 2 चादर बनाई थी। ये पाकिस्तान की ज्वेलरी है। इसको पोंटू कहते हैं। ये घुंघरू से हैं इसके अंदर, ये पोंटू कहते हैं। जो बच्चा जो छोटा होता है उसको पहनाए जाते हैं। और ये हैं बिछुए जो लेडीज पैर में डालती हैं। एक वो कहती है वहाँ पे फूतरे कहते थे, जो डेट्स के पत्ते होते हैं उनके लंबे 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 काट करके उसका काम बहुत करते थे वो लोग। उसकी मैट बना ली, टोकरी बना दी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी, वो काम भी वो लोग बहुत वहाँ पर करते थे। वाटरमेलन बहुत होता था, खरबूजे बहुत होते थे, तो उसके सीड्स निकालने का काम लेडीज बहुत क्या करे। उस समय और कुछ होता नहीं था, ना टीवी होता था, ना रेडियो होते, रेडियो भी कम घर में होते थे। तो बस फिर वो ऐसे फ्रेंड्स वगैरह ने सुनाए, तो पापा जी ने ये सुना है, तो वो टप्पा मुझे आज तक याद है कि उनका टप्पा ही मुझे याद है। चन किथा गुजारी रात वे मैडा जी जलीला दे बात वे, चन किथा गुजारी। मापियां दे घर मौज उड़ाई, इत्थे मर गई भुखी, उत्थे दुध मलाया, इत्थे रोटी मिलदी सुखी। पप्पू रोंदे ज़ारो ज़ार, नी तू हत्था नु सवार, कानू की काई लाचार, नित लड़ लड़के। कोठे ते फिर कोठड़ा माई कोठे सुखदा घाबला, मैं तो तैडी हो गया तू टुर गयो परदेश भला, चन किथा गुजारी रात वे मैडा जी जलीला दे बात वे, चन किथा गुजारी। मेरे मियाँ जी की याद आ गई, अभी थोड़े दिन ही हुए। हम लोग अविभाजित भारत में जहाँ रहते थे, हमारे 4 फादर्स
हमारे पूर्वज ये काम करते थे। और ये मूंग की दाल की कचौड़ी बनती है, जिसको पहले पूर्णी कहा जाता था। डेरे के अंदर लोग नॉनवेज खाने वाली सारी मुस्लिम कम्युनिटी थी। इतना चलता था, इस सब कुछ के बावजूद भी हमारे लिए भी हैरान करने वाली बात है कि हम लोग वहाँ बिल्कुल वेजिटेरियन रहे। हम लोग बदरा का व्यसन नहीं करते थे, मांस का व्यसन नहीं करते थे, लहसुन प्याज का नहीं करते थे। तो पुष्टि मार्गी के रूप में हम लोग जाने जाते थे यहाँ। आटे की सब्जी भी बनती थी और आटे की सब्जी बनने के बाद जैसे आटे के अंदर से सब्जी के लिए निकालते हैं, उससे जो कुछ छन के आता है उसे डोधी कहते हैं। डोधी का हलवा भी बनता था। एक चीज़ आती है ढींगरी गुच्छी, एक तरीके से मशरूम सूखे हुए होते हैं, उसकी सब्जी भी बहुत अच्छी होती थी। और एक चीज़ और वो देर वाले बनाते थे, सोन हलवा। मक्की की रोटी, मोटी मोटी रोटी बनती है, बाजरे की मोटी मोटी रोटी बनती है, हाथ से फैला फैला के। तो मेरी मदर बहुत बनाया करती थी जब हम छोटे थे, तो उसको ढोडा बोलते थे। सतालीज पाकिस्तान बनन वास्ते डिमांड की थी उन्होंने। पाकिस्तान बनसी के न बनसी सारे लोगों को एक बड़ा मनी संशय आई, आइडिया भी ना भी को पाकिस्तान के है कि में बनसी। वो नारे लेने पाकिस्तान बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, आप भाग जाओ। अप्रैल के महीने जो उन्होंने उधर आग लगा रही थी, बाजार जल गए, दुकाना जल गए। जहाँ पर भी झगड़े हुए उस जगह के लोकल्स ने एक दूसरे को नहीं मारा। झगड़े वो हुए, झगड़ा कराने वाले मुस्लिम लीग ने गुंडों को बाहर से भेजा। जो विद भारती शुरू करते समय एक म्यूजिक बजता है ना, वो बजा था सवेरे सवेरे अहमदाबाद में, और हमने सामने देखा गुरुद्वारा जल रहा है। तो पापा जी आए, उन्होंने बोला कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। मम्मी से बोला, चंदर अब हम लोग यहाँ से जाते हैं। वहाँ ऐसा किया कि वहाँ का कमिश्नर था वो हिंदू था। उन्होंने ही कहा था कि अब आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो, मैं आपकी रक्षा करता हूँ, हवाई जहाज़ वगैरह का इंतज़ाम सब कर देता हूँ, और आप लोग निकल जाओ यहाँ से। एक अच्छाई ये रही कि जेरे टाइम से चले आसे सबको गाना पानी चांदी पैसा सब नाल चाह गए। ये विचार करके रख गिदाई शायद कढ़ण आऊँ ना आऊँ, पिछू कोई घर लूट न गिनने, चाह न गिनने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लूटपट थींदी रहती है उदाई। मेरी जो कज़न थी वो एयरफोर्स में उनके हस्बैंड काम करते थे, तो वो यहाँ दिल्ली में थी, और उनका एक बहुत दोस्त बढ़िया, उसने अपने घर में रहम में रखना, तो उसमें रखा हुआ था। उनके नौकरों तक को पता नहीं था कि सेठ चेलाराम इनके घर में रह रहा है। मेरे फादर जब क्या है, हमारे यहाँ सलवार कमीज पहनते थे और वो एक गमछा रखते थे। मुसलमान भी यही ड्रेस पहनते थे। मेरे फादर जब अमृतसर स्टेशन पर उतरे तो वहाँ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन की तकलीफ, मतलब मरने काटने में झेली है, वो पंजाब के तरफ के लोगों ने झेली है। तो मेरे फादर जब ट्रेन से उतरे तो लोगों ने कहा मुसलमान आया, मुसलमान आया, मुसलमान आया। तो मेरे मौसा जी भी अमृतसर में थे। अच्छा, ये सब RSS के वर्कर थे। और मैं ठहरो, रुको रुको रुको, मेरा सांड हुआ, मेरा सांड हुआ। तो ये मेरे को उन्होंने बताया। जब आगे ट्रेन निकली 5-6 स्टेशन के बाद, जब फादर फिर पकड़ में आए तो फादर को बोला कि तुम मुसलमान हो, तुम्हें मतलब वो मार रहे हैं। तब उन्होंने बोला कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मान ही नहीं। तो मेरे फादर ने अपनी कमीज उतारी, एक तो जनेऊ पहने हुए थे और दूसरा हमारे फादर के बजरंग बली का टैटू बना हुआ था। पार्टीशन के टाइम में, एट दैट टाइम फादर वाज इन आर्मी, तो उनको 8 ट्रक्स मिले कि आप रोया जा करके और वहाँ के लोगों को इस ट्रक्स में लेकर के आपने आना है। और एक मतलब जो भी उनके आर्मी का हेड होगा वो भी साथ में था। तो 7 ट्रक्स तो निकल गए। 8th ट्रक जो था वो लोगों ने, मुस्लिम्स ने वहाँ पर घेर लिया, और उसमें काफ़ी फादर के साइड के लोग थे, कज़न ब्रदर थे, तो वो लोग, उसमें कई लोग मारे गए। और जैसे तैसे वो ट्रक भी निकल गया, पर फादर नहीं आया, क्योंकि फादर तो आर्मी में थे।
फादर काफ़ी टाइम के बाद आए। मैंने उनको कहा कि हम लोग बच कैसे गए, तो उन्होंने कहा कि एक कोई मुस्लिम पुलिस में था, सीनियर उसमें, उसने, मेरे फादर ने ये कहा था, हमारे जो जिसको हम लाला जी कहते थे, कि लाला जी ने ये कहा था कि अगर तू इसको ले तो जा रहा है, पर मेरे अगर सपोज रास्ते में मारे कुछ हो तो मेरी बेटियों को गोली मार देना, जिससे वो किसी के हाथ में ना आए। वो हमारे पिताजी और बाबा जी थे, वो कहते हैं आप चिराग हो घर के, आप यहाँ से निकल जाओ, क्या पता हम लोग बचते हैं नहीं बचते, यहाँ से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो उन्होंने, एक सज्जन जा रहे थे, उनका नाम लाला उत्तम चंद था, उनके साथ में चलाया हवाई जहाज़ पे हमको भेज दिया गया। उसके बाद मेरे पिताजी आ गए। वो कैसे है, वो अपनी बहन को छोड़ने आए थे भाई एयरपोर्ट पे, तो उनको छोड़ने, तो अंग्रेज़ ने कहा प्लीज़ बी सीटेड। वो बैठ गया, वो आ गए, हिंदुस्तान में आ गए 3 कपड़ों के साथ। अब बताइए, 4-5 भाई बहन हैं और एक वो है, एक हम हैं, तो कोई खाने का साधन नहीं था, कुछ नहीं था, तो परेशानी तो बाबूजी हुई थी। अब उन्होंने ये कहा कि वो कहते हैं मैं समझता था कि मैं अभी चला जाऊंगा, 2-4 दिन में मैं फिर वापस भाई डेरा इसमाइल खान में चला हूँ, वो हुआ ही नहीं, फिर वहीं कहीं रहे। ये जो है, ये बात मेरी बाद में मेरी मदर लॉ ने मुझे बताई कि हम लोग ये सोच के नहीं आए थे कि हम वापस जाएंगे, बल्कि इस ख्याल से आए थे कि हमने वापस लौटना है। तो सब कुछ जो था, अपने जो था, कपड़े लट्टे गहने वगैरह सब रह गया था। आप समझिए, एक रात में किसी व्यक्ति की जर ज़मीन ख़त्म हो जाए तो वो उसकी क्या हालत होगी। आज जो गाज़ा में लोग हैं या ऐसे अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पर डिस्प्लेस लोग हैं, उनकी क्या हालत है, ना उनका घर है, ना ज़मीन है, ना जायदाद है। तो हम भी उस परिस्थिति में रहे। फिर हम लोग वहाँ से 1947 में ही ट्रेन में बैठ के जयपुर आ गए, कानपुर आ गए। तो वहाँ से जयपुर आए थे, हरिद्वार आए, दिल्ली आ गए। जैसे तैसे करके ये लोग हरिद्वार पहुँचे। हरिद्वार का संबंध हर डेरे वाले के साथ इस वजह से भी रहा, वो क्यों कि मृत्यु के बाद के सारे संस्कार हरिद्वार में होते हैं। पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन दूर तो था ना, डेरा इस्माइल खान बहुत दूर था, तब साधन नहीं थे इतने, तो लोग अपने रिश्तेदारों के, स्नेहीजनों के फूल अपने घर में ही रखते थे, शमशान से चुन के घर में ही 6-6 महीने 8-8 महीने टाँड पे पड़े रहते थे। फिर कोई एक व्यक्ति हिम्मत करता, भाई लाओ भाई सबके फूल इकट्ठे करके मैं हरिद्वार छोड़ने जाता हूँ। तो हरिद्वार आने का ये कारण था, हरिद्वार सस्ता था, पानी था, रहना फ्री था, खाना फ्री था, तो अधिकांश लोग इसलिए हरिद्वार शिफ्ट हो गए। जैसे रेफ्यूजीज कैंप में रहे, बाद में साथ में जो सोना वोना लाए वो रहा, बाकी धीरे धीरे जो मेहनती आदमी थे, इन्होंने कभी वो नहीं देखी, कपड़े पे, मतलब साइकिलों पे इन्होंने कपड़ा बेचा गली गली, तब जाके, तो कोई शर्म नहीं था, मेहनती बहुत थे। कानपुर में भूसा टोली में किराए पे रहे, एक मकान किराए पे लिया, किराए पे रहे। अब धंधा पानी था नहीं, उस वक़्त कंट्रोल था कपड़े का, इसको मानचेस्टर कहा जाता था। हर रोज़ ये काम था, सुबह उठ के लाइन में लगना, कपड़ा मिलता था, वहाँ से कपड़ा मिलता था, जो पेमेंट होता था पेमेंट किया, कपड़ा लिया, उसको पटाख के बेच दिया बाज़ार में, 2 पैसे बच जाते तो उससे खाना वाना चलता रहा काफ़ी दिन। हमको पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी शब्द करके बोला जाता था, हमको डिस्प्लेस नागरिक के रूप में मान्यता नहीं दी जाती थी, कोई हमें मकान किराए पे नहीं देता था, कोई व्यापार में पार्टनर बनाने को तैयार नहीं था, कोई 100 रुपये उधार देने को तैयार नहीं था। और वो ये मानते थे ये लोग विदेशी हैं, परदेसी हैं, कब भग जाएं पता नहीं। लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही, हम लोग वैष्णव थे, तो यहाँ जो वैष्णव संप्रदाय के जो मंदिर थे 2-3, उनमें हमारी माता श्री, दादी, चाची, मामी, काकी आते जाते रहे, उससे हमारी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई। सन 1950 के अंदर रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट बना, वो पूरे हिंदुस्तान में बना। रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट का काम ये था कि जितने भी विस्थापित हैं, तो उन सबको पहले तो आइडेंटिफाई किया। वो आइडेंटिफाई कैसे किया कि हर कम्युनिटी का उन्होंने एक मुखिया चुना, उस मुखिया से कहा भी लिस्ट बना के दो, उस मुखिया ने लिस्ट बना के दी। आचार्य जो वकील चतुर्सेन थे, उन्होंने डेरा इस्माइल खां के अंदर, जैसे हमारा तो डेरा इस्माइल खां था, वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन उन्होंने अपने आप करके रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को दिया। तो हमें रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट ने हमको क्लेम दिए।
जिसके जैसी वहाँ वर्थ थी, असेट थे, उसके हिसाब से उनको क्लेम मिला। उस क्लेम के एवज में यहाँ राजस्थान सरकार ने, जिसको आज हम आदर्श नगर कहते हैं, तो उन्होंने कहा इस जगह को बसाने के लिए उन्होंने चुना। और सबसे पहले PWD ने 200 मकान बनाए, जिनको 200 क्वार्टर के नाम से फेमस किया है। और उसका राजगोपालाचार्य जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, जिसलिए उस चौराहे का नाम राजा पार्क रखा गया। चतरसेन नाम का एक व्यक्ति जरा सारे बिरादरी का ये वकील आई, वो दिल्ली जवाहरलाल नेहरू जी को मिला हूँ, तो हमारे प्रधानमंत्री को मिलना कोई बहुत वड्डी गाल नहीं होती। उन्होंने सुझाव दिता भी जेरे लोग डेरा इस्माइल खान तो आ गए, इन्हें सबको कोई क्लेम की व्यवस्था, कोई घर की व्यवस्था की वजह हमको 2500 में वो मकान मिल गया, लेकिन हमारे पास वो 2500 रुपये भी नहीं थे। तो उन्हीं दिनों जागीरदारी उन्मूलन हुआ, तो जागीरदारों के पास गवर्नमेंट ने जागीरदारी के बदले में उनको बॉन्ड दिए। वो बॉन्ड उन जागीरदारों ने 1 रुपये के बजाय 30 पैसे में 5 आने उस ज़माने के हिसाब से उन्होंने दे दिए। हमने वो 5 आने के हिसाब से 2500 का पेमेंट करीब 700-800 रुपये उनको किया और हम मकान के मालिक बन गए और गवर्नमेंट ने हमको पट्टा दे दिया। उन्नीस में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई और उसमें 1100 रुपये में 162 गज का प्लॉट और एक कमरा बना हुआ। उसमें भी बहुत से लोगों की वो कैपेसिटी नहीं थी कि वो 1100 रुपये एक बार में दे पाए, तो उनके लिए भी उन्होंने एक योजना शुरू की कि आप 10 रुपये महीना दीजिए, 20 रुपये दीजिए, लेकिन आप रहिए, एक साथ रहिए, ताकि जो त्रासदी हम वहां झेल करके आए हैं वो हम लोग यहाँ पर एक साथ रह के अपना सुख दुख बांटें। ये परिकल्पना थी उनकी, बहुत दूरदृष्टि थी। जब कृष्णा नगर बना, विस्थापित लोग यहाँ पे बसे, तो यहाँ के पढ़े लिखे जो कुछ उत्साही युवक थे, वहीं उस समय के पढ़े लिखे उत्साही युवक थे, तो उन्होंने सोचा कि एक लाइब्रेरी की स्थापना की जाए, क्योंकि कृष्णा नगर के लोगों की विस्थापित थे, सब आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, बुक्स भी नहीं खरीद सकते थे, पढ़ने के या मनोरंजन के साधन भी नहीं थे। कुछ लोगों के यहाँ पत्रिकाएं आती थी, तो उन्होंने लोगों से संगठित करना शुरू किया कि हमको 2 दिन बाद का अखबार दे दो, हम यहाँ एक जगह इकट्ठा करेंगे। जिनके पास अखबार खरीदने के पैसे नहीं हैं, जिनके किताब खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो वो पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे करते करते एक लाइब्रेरी की स्थापना हो गई। यहाँ पढ़ने के लिए स्कूल नहीं थे, एक ने जमुना देवी स्कूल दिया लड़कियों का, एक ने श्री नागर जी विद्यालय इंटर कॉलेज दिया लड़कों का। और हमारे यहाँ एक नागर जी का मंदिर है, जो नागर जी की मूर्ति है वो बहुत सिद्ध मूर्ति है, और ये डेरा इस्माइल खान से आई हुई मूर्ति है। इसके बारे में जो हमको हमारे पूर्वजों ने बताया है कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो ये मूर्ति वहाँ से चली, लेके चले, तो जो दूसरा पक्ष था उसने कहा कि हम तुम्हारे छोटे भगवान को, इसको छोटा भगवान कहते थे वो लोग, इसको हम खंडित करेंगे, सुरक्षित नहीं जाने देंगे हिंदुस्तान। तो बहुत लड़ाई हुई, तमाम लोग हताहत हुए, कुछ जाने भी गई। लेकिन वहाँ एक जो लोकल ग्राम प्रधान थे, सभासद थे, उन्होंने, वो मुस्लिम थे, उन्होंने मदद की। ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करके चार्टर्ड प्लेन की व्यवस्था कराई गई। मूर्ति वहाँ से सुरक्षित हमारे समाज के लोग लेकर बॉम्बे आए। बॉम्बे में कुछ दिन रखने के बाद ये मथुरा में आकर स्थापित हुई। फिर तब तक कृष्णानगर की बसावट भी हो गई। एक श्री ताराचंद जी भाटिया ने अपनी ज़मीन यहाँ खरीद कर मंदिर निर्माण के लिए दी थी। मालन ते पट मालन तुलसी तै की वे वर पाया वे राम। तुलसी जी से पूछ रहे हैं, तुलसी जी आपने भगवान कृष्ण का वर कैसे पाया? मैं वर पाया श्री नंद जी दा बेटा, समस्तन दी आस पुजायो वे राम। हिके तै कोई जप तप कीता, हिके त राम रिझायो वे राम। नाम कोई जप तप कीता, नाम राम रिझाया वे राम। कानपुर में और कृष्णानगर के अंदर वो कल्चर हमने कैसे मेंटेन किया, हम लोगों ने डेरा इस्माइल खान की सेम चीजें रेप्लिका करी। जब हमारे बुजुर्ग वहाँ से आए तो वो गुरु ग्रंथ साहब जी जो वहाँ पर प्रकाशित थे, हमारे संत गंगादास जी महाराज जी के वहाँ स्थान पर, ग्रंथ साहब को बजा करके यहाँ ले आए, यहाँ ला करके स्थापित किया। उस मंदिर के अंदर वहाँ की जो मूर्तियाँ थी, वो लोग वहाँ से मूर्तियाँ लेकर के आए हैं।
ऐसा स्थान है जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश भी है, मतलब गुरुद्वारा भी है और सनातन परंपराओं का भी निर्वहन हो रहा है। दोनों समय गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश होता है, पाठ होता है और सनातन धर्म के अनुसार उनकी आरती होती है और जितनी भी 5 आरतियाँ होती हैं सुबह से शाम तक, वो सारा कुछ इसमें होता है। तो ये दोनों परंपराओं का निर्वहन वहीं डेरा इस्माइल खान से हम करते हुए आ रहे हैं। जैसे वहाँ रामलीला होती थी, हमारे यहाँ 9 दिन की अभी भी रामलीला होती है और कोई भी कोई पैसा चार्ज नहीं करता। हर चीज़, म्यूजिशियन है तो वो भी हमारा है, आर्टिस्ट है तो वो भी हमारे हैं, मेकअप मैन है तो वो भी हमारा है। पूरे 9 दिन की रामलीला होती है। फिर जब 10वें दिन जब दशहरा होता है तो जो रावण बनता है, जो रावण बनाया जाता है, तो उसको हमारे एक चौराहा है, जैसे डेरा इस्माइल खान में चौराहा था, वहाँ हमारे यहाँ एक चौराहा है, चौराहा पे रावण को रख दिया जाता है। तो कृष्णनगर चौराहे पर बड़ा सजावट होती है और कम से कम कुंटलों फल, जो डेरा इस्माइल खान में हमारे यहाँ परंपरा चलती थी, फल लुटाते हैं खुशी में और लोग लूटते हैं उसको। लोग आके दर्शन करते हैं और वहाँ से गंगा नहाने जाते हैं। गंगा नहा के आते हैं, शाम को एक मैदान है, वहाँ पे रावण का दहन होता है। हमारे यहाँ बैसाखी की भी परंपरा ऐसी है। हमारा गोपाष्टमी की बहुत अच्छी, वो भी 75 साल से चल रही है। हमारे यहाँ भाट होते थे। जैसे कोई चीज़ हमारी बिरादरी के अंदर हो गई, अभी तो आपके पास व्हाट्सएप है, पहले तो व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं था। हमारे यहाँ उसको एक इंडिविजुअल था, भट्ट उसको बोलते थे, भाट कहते थे उसको। वो हर ब्लॉक में जाके बताता था कि आज किशन चंद भाटिया के पुत्र की शादी है, आपको सपरिवार आना है। उसको हम लोग कहते थे होका देना। तो ये सब हम लोगों ने वहाँ पे फॉलो किया। जिसकी भी शादी होती थी उसकी बारात वाले दिन सेहरा पढ़ा जाता था, जिसकी भाषा ये होती थी, आज दिन उसका जो भी तारीख होती थी, जो डेट होता था, फलालाल बल्दियत उसके फादर का नाम, खाना आबादी शादी पर ये सेहरा पढ़ा गया, जिसमें मामा चाचाओं फिर बधाई देते थे, नाम आते थे। लोग अपनी परंपराओं को भूल जाते हैं, अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ के लोग अपनी संस्कृति को, अपने सामाजिक दायित्वों को भूले नहीं हैं। ये बहुत बड़ी बात है। चाहे हम खुशी में शामिल ना हो एक दूसरे की, लेकिन जब किसी के परिवार में डेथ होती है तो हम लोग उसके तिये की बैठक में पूरा समाज एकत्रित आज भी होता है श्रद्धांजलि देने के लिए। जैसे सेकंड जनरेशन आएगी वो डाइल्यूट होता जाएगा और होता गया। अच्छा, वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ की डिशेस सब बनती रही घर में। धीरे धीरे अब इसलिए कम हो गई कि एक तो जनरेशन, एक लोगों के बिजनेस शिफ्ट हो गए। भाई कॉटन कपड़े का काम धीरे धीरे खत्म हो गया और धीरे धीरे बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए तो बाहर चले गए। तो इसलिए रीज़न हम लोग को कम मिस हुआ, क्योंकि हमारी मैक्सिमम लाइफ हमने कानपुर में बिताई। हम लोग घर में डेरे वाली ही बोलते थे। मेरे भैया बहुत इंसिस्ट करते थे कि अपनी लैंग्वेज ज़रूर बोलो घर में, बाहर हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, संस्कृत बोलो, कुछ भी बोलो, अपनी लैंग्वेज घर में ज़रूर बोलनी चाहिए। तो इसलिए साको अपनी लैंग्वेज बड़ी अच्छी आती है, कोई भी बोले अच्छा सब समझ में आने हैं, सब वो करने हैं। मेरे फादर घर में डेरावाली बोला करते थे, इसके अलावा उनको कोई भाषा नहीं आती थी। ये जो लैंग्वेज है ये एक तरीके से स्पोकन लैंग्वेज है। एक बहुत बड़ा कारण रहा जो हमारी भाषा एक्सेप्टेबल भाषा नहीं बनी, क्योंकि उसमें साहित्य नहीं था, उसमें कोई अखबार नहीं छपता था, उसमें कोई मैगजीन नहीं प्रिंट होती थी। तो ये एक साइमल्टेनियस प्रोसेस है। एक तरफ वो मेमोरी है जो इकट्ठा करती है और दूसरी तरफ जैसे हम जनरेशंस बढ़ रही हैं वो डाइल्यूट भी हो रही है। हमने पाकिस्तान के बैंकों के लीडर को इनवाइट किया था, तो उसमें एक पाकिस्तान का लीडर आया था, वो डेरा इस्माइल खान से था। उससे मैंने 2-3 घंटे बैठ के चर्चा करी। मैंने कहा ये उसके शब्द हैं कि मिस्टर भाटिया आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया जो छोड़ के आ गए। बोले आज भी अज्ञानता है वहाँ पर, वही कंजर्वेटिवनेस है, वही ऑर्थोडॉक्स है, कोई पढ़ना नहीं चाहता। हम लोगों के भाग्य में था कि एक अच्छे राष्ट्र, संस्कारित राष्ट्र, डेवलपिंग राष्ट्र यहाँ पर आना हम लोग आए। और ये आज हम अच्छा मान रहे हैं कि परमपिता परमात्मा ने ऐसे राष्ट्र के अंदर हमको आज यहाँ रखा है, यहाँ हम सब लोग, सभी धर्मों के लोग समान रूप से मिल करके रह रहे हैं। भीड़ बधाई दे जो गई लाला मंग दिए फूल चूड़िया वड्या घर दे लोक बाबा असल फूल चूड़िया
भांड्या दे विचों भांडा चंगेर वे वाला ओ मेरी नंदुनु दे नंद भीरावा दी लाडली वे वीरा मंगदी ए फुल चूड़िया कपड़िया दे विचों कपड़ा चंगेर वे लाला ओ मेरी नंदनु दे नंद भीरावा दी लाडली वे वीरा मंगदी ए फुल चूड़िया वड्या लोका दे घर नी बेबे असल फुल चूड़िया गाड़िया दे विचों गाड़ा चंगेर विलाला ओ मेरी नंदनु दे नंद भीरावा दी लाडली वे मैया मंगदी ए फुल चूड़िया।